नमस्कार दोस्तों, आउटलुक क्लासेस पर मैं शिवान शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं सामान्य अध्ययन विषय की एक और क्लास में। सामान्य अध्ययन विषय की इस क्लास में हम लोग पिछले वर्षों में यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आने वाले एग्जाम में, जो आपका 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होगा, उसमें पूछे जा सकते हैं। इस पूरी श्रृंखला में हम लोग उन तथ्यों को भी देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आज जो हम प्रश्न लेकर के आए हैं, प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 28/1/2019 को, शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, उससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी क्लास में आप लोगों को बैठना है अनुशासन के साथ, है ना, और आपको इसका अर्थ क्लास के एंड में ही समझ में आएगा, क्योंकि जिस नौकरी की तरफ आप जा रहे हैं वहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है। तो पूरी क्लास आपको देखनी है अनुशासित होकर के, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे एग्जाम में, परीक्षा में फर्क डालेगी। पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या कह रहा है? कह रहा है द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। विकल्प है हमारे सामने एनीमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, यह पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का काम क्या है? यह पिक्नोमीटर यंत्र जो है आमतौर पर कांच से बना होता है और यह देखता है कि द्रवों का घनत्व क्या है ना। इसमें क्या होता है कि हवा के बुलबुले से बचने के लिए एक कोशिका ट्यूब लगा होता है, उसके साथ एक ग्लास का स्टॉपर होता है। ठीक, अच्छा, उन तरल पदार्थों में, चाहे पानी हो गया, चाहे आपका एक लिक्विड धातु होती है, मेटल होता है, जिसको हम पारा या मरकरी बोलते हैं, उसका भी ये घनत्व नापता है। अगर हम एनीमोमीटर की बात करें तो ये हवा की दिशा का और वेग को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हवा की गति और दिशा को नापने के लिए, वेग बोल सकते हैं हम, है ना, गति और दिशा, वेग को नापने के लिए टेरी मैकेनिक्स में यूज होता है बेवामीटर। टेरी मैकेनिक्स यानी कि मिट्टी से संबंधित क्रियाकलाप में, है ना। तो मिट्टी के यांत्रिक गुण क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है ना, उसको नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके? मिट्टी के यांत्रिक गुण के को नापने के लिए। ठीक है, जैसे कि कौन सी मिट्टी ज्यादा पोरस है, मतलब ज्यादा पानी होकर के गुजर सकता है, पतली है या मोटी है, फाइन है, क्ले है कि नहीं है ना। जो बहुत महीन मिट्टी होती है उससे पानी होकर गुजर सकता है, उसको क्लो बोलते हैं। तो ये सब इसी से पता चलता है। फिर आता है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर से पता चलता है कि कोई भी अगर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तो उसमें गैसों की मात्रा में परिवर्तन कितना हो रहा है। ठीक है, गैसों की मात्रा में परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कहीं पर कूड़ा फेंका तो कूड़े, जिस समय आपने कूड़ा फेंका उस समय कूड़े से मीथेन गैस निकल रही है। अब उस आसपास कितनी गैस इकट्ठा हो जाएगी, या बायोगैस आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि मीथेन गैस और बायोगैस बन रही है। तो गैसों की मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन सी गैस बढ़ रही है, घट रही है, वो नापने के लिए यूडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? पिक्नोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में अवस्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है, किस शहर में स्थित है, इसका जवाब आपको देना है। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब 4 है, लखनऊ में है। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1996 में करी गई थी। एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि यूपी के अंदर कितने केंद्रीय विद्यालय हैं, है ना, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है, कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसका जवाब होता है कितने भैया? 6 विश्वविद्यालय हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप एएमयू लिख दोगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर आता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सी है? ठीक है, तीसरे नंबर पर बीबीएयू है, जिसका नाम अभी हमने लिया, बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं। चौथे नंबर पर कौन सी आती है? बीएचयू आ जाएगी। ठीक है, ये एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके अलावा आरजीएनएयू है। क्या है? आरजीएनएयू। एक मिनट रुकिएगा, आरजीएनएयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। माने कि जो लोग, ये अमेठी में है, कहां पर है? अमेठी में है। जो लोग एविएशन से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि जिनको पायलट बनना है, उससे संबंधित पढ़ाई से रिलेटेड है, या फिर हवाई जहाज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टूल्स लगते हैं, उससे संबंधित पढ़ाई होती है। फिर आता है आपका रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी आती है? रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, RLBCAU। ठीक है, ये कहां पर है? ये झांसी में है, जहां से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, भैया पूछा है, क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश का मुख्यालय। विकल्प है बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। देखो, ज्यादातर जगहों पर तुम्हें इसका जवाब लखनऊ मिलता है। ठीक है, लखनऊ मिलता है,
लेकिन लखनऊ इसका सही जवाब नहीं है। पिछले वर्षों में ये प्रश्न आया और ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं कि वेबसाइट और यूट्यूब चैनल्स पर लखनऊ ही बताया जा रहा है, लेकिन लखनऊ इसका सही जवाब नहीं। इवन पिछले वर्ष का जो प्रश्न है 2019 का प्रश्न पत्र है, वहां भी लखनऊ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तुमको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? ये प्रयागराज या इलाहाबाद में है। देखो 1860 में क्या हुआ था, देश के अंदर कुछ रिफॉर्म हुए थे, कुछ सुधार हुए थे, जिसको हम लोग हम जानते हैं कि इंडियन पीनल कोड आया था, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, उसके बाद 1861 में भारत के अंदर कुछ पुलिस सुधार हुए थे और इस पुलिस सुधार के तहत भारत में पुलिस एक्ट आया था। अब ये सुधार पूरे भारत में हुए थे तो यूपी में भी हुए थे। तो 1863 में क्या बनाया गया? इसी पुलिस सुधारों के तहत एक मुख्यालय बनाया गया देश प्रदेश के अंदर। देखो उस समय अलग अलग प्रांत होते थे ना, तो प्रांत का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी किसको बना दिया गया? डीजीपी। तो यानी प्रांत की और वही प्रांत आज के समय क्या बन गया? आज के समय प्रदेश बन गया। ठीक है, तो प्रांत का सबसे बड़ा जो पुलिस अधिकारी था वो डीजीपी था। आज भी हम देखते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी क्या होता है? डीजीपी होता है। इसलिए डीजीपी जहां भी बैठेगा वो क्या होगा? वो पुलिस मुख्यालय होगा। तो 1863 में डीजीपी कहां बैठता था? इलाहाबाद में बैठता था। ठीक है, लेकिन तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आज की तारीख में तो डीजीपी लखनऊ बैठता है, तो पुलिस मुख्यालय क्या है? लखनऊ में है। लेकिन बेटा मैं कहूंगा ध्यान देना, लखनऊ में डीजीपी का कैंप, और वो भी डीजीपी का नहीं, कैंप ऑफिस है। लखनऊ के अंदर कैंप ऑफिस है ना। इस वजह से लोगों को लगता है कि लखनऊ है, हालांकि डीजीपी बैठता लखनऊ ही है, क्योंकि सारे बड़े पदाधिकारी, मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठता है, लेकिन मुख्यालय आज भी जो बिल्डिंग है वो इलाहाबाद में ही है। बात समझ में आई? तो कैंप ऑफिस आईजीपी का यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का लखनऊ में है, ध्यान देना। ठीक है, हुआ ये था, ये जो डीजीपी मुख्यालय था ये 1937 में ट्रांसफर किया गया था लखनऊ। ये कहीं कहीं मिल जाएगा, लेकिन सही बात ये नहीं है। ये आईजीपी मुख्यालय था, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का मुख्यालय था, जिसको लखनऊ ट्रांसफर किया। बात समझ में आई? अच्छा, 1870 में जो पुलिस हेडक्वार्टर था, पुलिस मुख्यालय था, है ना, यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर का जो मुख्यालय था, यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर का जो बिल्डिंग थी, सॉरी मुख्यालय बोल रहा हूं, यूपीपी की एचक्यू की जो बिल्डिंग थी वो 1870 में बनी थी। और आज भी इसको हम उत्तर प्रदेश पुलिस का आर्काइव बोलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या बोलते हैं? आर्काइव बोलते हैं। आर्काइव का मतलब होता है अभिलेखागार, है ना। तो यह प्रश्न अगर तुमसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिलेखागार क्या है, तो जो पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग है वहीं पर है। अब अभिलेखागार क्या होता है? जितने भी अभिलेख होते हैं, पुलिस के रिकॉर्ड होते हैं, कागज पत्तर होते हैं, वो सब वहीं पर रखे रहते हैं। इतनी बातें तुमको याद रखना है इसके बारे में, और ज्यादा इससे प्रश्न बनने की संभावना नहीं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? पूछा गया उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष आया? देखो भाई, 2000 तक, 9 नवंबर 2000 तक भारत में 26 राज्य हुआ करते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से 11 जिले काटे गए, 11 जिले काटे गए, और ये जिले कौन से थे? पहाड़ी जिले थे। तो उत्तर प्रदेश से 11 पहाड़ी जिले काटे गए, ठीक, और 27वां राज्य बना। 27वां राज्य बना कौन सा? उत्तराखंड। ये 11 पहाड़ी जिले काट करके 9 नवंबर 2000 को क्या बना दिया गया? उत्तराखंड बना दिया गया। तो ये जो नया बना हुआ उत्तराखंड राज्य है, इसकी सीमाएं किन किन देशों से मिलती है? तो चीन और नेपाल से मिलती है। बात समझ में आ गई? और किन राज्यों से मिलती है? भारतीय राज्यों से। तो भैया हम देखते हैं कि इनकी जो सीमाएं हैं ये दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न क्या है? बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ, या डंडे के साथ? देखो भैया, इसका जवाब है चौथा, सही जवाब है, डंडे के साथ खेली जाती है। इसको लठमार होली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लठमार होली बोलते हैं। ठीक है, ये असल में जो बरसाना की गोपियां हैं, ठीक है, बरसाना की गोपियां हैं, वो खेलती हैं नंदगांव के ग्वालों के साथ। अब इसके पीछे का जो ऐतिहासिक महत्व है वो समझ लो। नंदगांव से बिलोंग करते थे कौन? कृष्ण जी, भगवान कृष्ण। और बरसाना गांव से बिलोंग करती थी कौन? राधा जी, है ना। तो कृष्ण जी होली के मौकों पर जाते थे राधा जी के साथ होली खेलने अपने मित्रों के साथ। ठीक है, तो कृष्ण जी ग्वाले थे। तो ये परंपरा आज भी चल रही है कि नंदगांव के ग्वाले बरसाना की गोपियों के साथ, यानी बरसाना की युवतियों के साथ नंदगांव के युवक होली खेलने जाते हैं। इसमें वो युवतियां इनको लाठी मारती हैं, है ना। तो बहुत प्रसिद्ध है ना। इसका सही जवाब क्या हो गया? डंडा सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, कपिल नहीं है ये, काम्पिल्य मेला है। क्या है? काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? विकल्प है जैन, सिख, ईसाई या फिर बौद्ध। काम्पिल्य मेला किस समुदाय के साथ जुड़ा है? यह सही जवाब देना है बेटा। इसका सही जवाब जैन है। ठीक है, जैन समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो काम्पिल्य क्या है? काम्पिल्य क्या है? आज तो तुम्हें ये नाम नहीं सुनाई देता है। काम्पिल्य एक जगह का नाम है। कौन सी जगह का नाम है? तो तुमको याद होगा कि महाभारत में एक पांचाल नाम का प्रदेश हुआ। ये भारत में जो प्राचीन 16 महाजनपद हैं उनमें से एक है। ठीक है, पांचाल की राजकुमारी थी पांचाली, यानी कि द्रौपदी, यानी राजा ध्रुपद यहां पर शासन करते थे। ठीक है, और इस पांचाल की जो राजधानी थी इसका नाम था काम्पिल्य। बात समझ में आई? तो काम्पिल्य कुछ नहीं है, पुराना 16 महाजनपदों में से एक पांचाल की राजधानी है। ठीक, अच्छा, अब ये काम्पिल्य समय के साथ जब जैन धर्म आया तो जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? विमलनाथ था। क्या नाम था? विमलनाथ।
ये कांपिल्य गए थे, ठीक है, ये कांपिल्य गए थे और इसी की याद में यहां पर क्या मनाया जाता है, कांपिल्य मेला मनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जो भगवान बौद्ध ये भगवान महावीर स्वामी थे, महावीर जैन वर्धमान महावीर, ये भी यहां पर गए थे, ठीक है। तो 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का एक तो जन्म हुआ था और महावीर यहां पर गए थे, तो विमलनाथ के जन्म को याद करने के लिए जैन समुदाय यहां पर कांपिल मेला मनाता है, इस बात को याद रखना। आज की तारीख में ये कांपिल किस जगह पर है जहां पर ये मेला मनाया जाता है, ये फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में वहां पर मनाया जाता है। बात समझ में आ गई, इतनी बातें याद रखना, आगे बढ़ जाना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में कथक नृत्य की एक राष्ट्रज्ञ हैं, इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित है। विकल्प है सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, बिरजू महाराज या उदय शंकर। सही जवाब देना है आपको, सही जवाब है बेटा पंडित बिरजू महाराज। पहले तो हमको ये याद रखना है कि कथक नृत्य किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। कंफ्यूज मत होना, कथकली नहीं है, ठीक है, कथकली नहीं है। कथकली कहां से संबंधित है, ये केरल से संबंधित है। यहां पर क्या पूछा गया, कथक पूछा गया है, उत्तर प्रदेश टिक मारना, ठीक है। तुमसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज जो थे, अब इससे संबंधित कौन है, बिरजू महाराज, नृत्य का नाम बिरजू महाराज। देखो एरो बनाता जा रहा हूं, ये पीडीएफ तुम अगर रिवाइज कर लोगे ना, जितनी भी 13 दिन में मैं पीडीएफ कराने वाला हूं, आने वाले 15 दिन में, वो वहीं से उसके बाहर तुम्हारा पेपर जीएस का जाएगा नहीं, है ना। मैं और नीरज सर जितनी भी आपको ये पीडीएफ देंगे, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। बिरजू महाराज कथक नृत्य कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। अब बिरजू महाराज किससे संबंधित है, कालका बिंदादीन घराने से। घराना पूछ लिया जाता है कई बार, घराना मतलब स्टाइल होता है ना, किस स्टाइल का नाच होता है उसको बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अगला है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित है, ये देखो, ये है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, किसकी है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की है। ये असल में भारत के वैज्ञानिक प्रोग्राम के जो जनक थे, जो स्पेस प्रोग्राम था, अंतरिक्ष प्रोग्राम था, उसके जनक विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की क्या है, पुत्री हैं। ये भी एक नृत्यांगना थी इनकी माँ। और सोनल मानसिंह उड़ीसी से संबंधित है। ये पद्म विभूषण भी इनको मिला है। और तुमको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की दूसरी नृत्यांगना है जिनको पद्म विभूषण मिला है, ठीक है, दूसरी नृत्यांगना, ठीक है, सॉरी पहली नृत्यांगना है, प्रथम नृत्यांगना, इस बात को याद रखना, ठीक। पद्म विभूषण क्या है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उदय शंकर भी एक नर्तक हैं, लेकिन ये किसी स्पेशल शैली को नहीं वो करते हैं, केटर करते हैं। ये क्या करते हैं, इन्होंने कई सारी शैलियों को, यूरोपीय शैलियों को, भारतीय लोक नृत्यों को मिला करके ये नृत्य को वो करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है। जो एग्जाम देने जा रहे हो, यही पूछ करके देख लिया गया है तुमसे 2019 में कि तुम इसके बारे में ठीक से जानकारी हासिल करके आ रहे हो कि नहीं। शारीरिक परीक्षण होता है क्या एग्जाम, शैक्षिक योग्यता देखी जाती है, आयु पात्रता होती है, भाषा परीक्षण होता है क्या। ये तुमको मुझे बताना है कि भैया शैक्षिक योग्यता और आयु पात्रता क्या है। जितने भी बच्चों को मालूम है बताओ। इस बार तो एज बढ़ाई भी गई थी, आपका जब फॉर्म आया था तो कई बच्चों ने विरोध किया था, आंदोलन किया था कि इतने समय बाद भर्ती परीक्षा आ रही है तो एज में रिलैक्सेशन दो। तो बताओ एज कितनी कर दी है। तो आयु पात्रता बिल्कुल है, कितनी आयु का व्यक्ति भर सकता है। शैक्षिक योग्यता बिल्कुल है। शारीरिक परीक्षण, अरे ये तो सबसे बड़ी चीज है भाई, कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हो, भाषा परीक्षण कोई आधार नहीं है। बात समझ में आई। तो होता क्या है, फेज समझ लेते हैं। सबसे पहले एक लिखित परीक्षा होती है, फर्स्ट फेज होता है। दूसरा फेज क्या होता है, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मतलब क्या होता है, इसमें तुमको दौड़ा के कूदा के देखा जाता है कि तुम क्या एक पर्टिकुलर एक विषम स्थिति तक का जो परीक्षण है वो दे पाते हो, इतना दौड़ पाते हो, इतना कूद पाते हो। फिर क्या शारीरिक मानक, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें तुम्हें कुछ करा के, तुमको पुशअप करा के नहीं देखा जाता है, तुमको दौड़ा के नहीं देखा जाता है, ऊंची कूद लंबी कूद नहीं, इसमें तुम्हारा शरीर बस देखा जाता है कि तुम फिट हो, सीना उतना फूलता है कि नहीं फूलता है। फिर क्या होता है, तुम्हारी चिकित्सा होती है और दस्तावेजों का सत्यापन होता है, फिर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। बताओ भैया, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। जल्दी बताओ। और यह भी बताओ कि दशाश्वमेध घाट कहां पर है, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। वाराणसी में है भाई। और वाराणसी के अन्य घाटों के नाम भी कमेंट करो, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है कि वाराणसी में और कौन कौन से घाट हैं। तो इसका सही जवाब है भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और इसी के नाम पर दशाश्वमेध घाट। 10 मतलब कि 10 अश्व यानी 10 घोड़े। बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रश्न और आ सकता है, तुमसे पूछा जाता है वाराणसी में टोटल कितने घाट हैं भैया। 84 नहीं, 84 नहीं है, 84 नहीं है, टोटल 88 घाट हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अगला प्रश्न, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, बताओ भाई। इसको ऐसे याद करो, PMV, ठीक है,
ठीक, ये युद्ध क्षेत्र में दिया जाता है, युद्ध काल में। कब दिया जाता है, ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। देखो, बहादुरी पुरस्कार जो भारत में है ना, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है जो युद्ध काल के समय दिया जाता है, इसको वॉर टाइम बोलते हैं, और एक शांति काल में दिया जाता है। क्या ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि आदमी बहादुर सिर्फ युद्ध के समय होगा, शांति के समय भी हो सकता है, हालांकि युद्ध की बहादुरी अलग स्तर पर जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अक्स नाम से याद कर सकते हैं, AKS। ठीक, तो अब युद्ध काल के समय जो दिए जाते हैं उनके नाम लिख लो। सबसे पहले है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र पहले नंबर पर माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है M से महावीर चक्र। ठीक है, महावीर, एक परमवीर है, दूसरा महावीर है, और तीसरा वीर चक्र है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई मरणोपरांत मिलता है। लोगों को ये गलतफहमी है कि परमवीर चक्र सिर्फ मरणोपरांत दिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। कैप्टन योगेंद्र यादव और बाना सिंह जैसे लोगों को ये जीते जी मिला है। बताओ, कमेंट करो कितने लोगों को जीते जी मिला है। ठीक, शांति काल के समय जो दिया जाता है उसमें सबसे ऊपर आता है अशोक चक्र। कौन सा आता है, अशोक चक्र आता है। दूसरे समय में दूसरे नंबर पर क्या आता है, कीर्ति चक्र आता है। ठीक है, कौन सा आता है, कीर्ति चक्र आता है। और चौथे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। ठीक है, इतने नाम याद रखो और आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न देखो क्या है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। क्या प्रश्न कह रहा है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी है। मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, या इसको VS नायपॉल भी बोलते हैं, इस्माइल मर्चेंट, किसके द्वारा लिखी गई किताब है, जवाब दो। अब आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो इस्माइल मर्चेंट लेखक हैं माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के। ठीक है, इसके अलावा एक फिल्म मेकर थे जो बॉम्बे गए थे, तो इनकी पूरी कहानी इसमें लिखी गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विद्याधर सूरज नायपॉल या VS नायपॉल इनको बोलते हैं, तो ये एक फेमस राइटर हैं जिनकी किताब बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है इन आ फ्री स्टेट। इन आ फ्री स्टेट, ये किताब इन्होंने लिखी है। कहाँ पर, देखो, ये वो व्यक्ति हैं जो गिरमिटिया, इनके जो पूर्वज हैं वो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर अमेरिका की कॉलोनी में ब्रिटेन की काम करने गए थे। तो इन्होंने अपनी जो स्टोरी लिखी है वो लिखी है कि एक फ्री राज्य में रह करके कैसा लगता है गुलाम को। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का जवाब देखने की कोशिश करते हैं। विकल्प है 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या 11 जून। देखो, 22 अप्रैल जो तारीख है, ठीक, वो किसके लिए है, वो किसके लिए है, वो अर्थ डे के लिए है। किसके लिए है, अर्थ डे मनाया जाता है, इतनी बात याद रखना। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च इस दिन मनाया जाता है वाटर डे। क्या मनाया जाता है, वाटर डे। फिर आ जाओ 5 जून, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, वो इसका सही जवाब हो गया। अब आ जाओ 1 जून, 1 जून को क्या मनाया जाता है, धीरे धीरे यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चा होगा ना, सबसे पहले क्या होगा, बच्चा होगा। तो 1 जून को बच्चा होगा तो क्या मनाया जाएगा, बच्चा दूध पिएगा, तो विश्व दुग्ध दिवस। और दूध कौन पिलाएगा, ग्लोबल, उसके पेरेंट्स पिलाएंगे, माता पिता पिलाएंगे। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होगा तो लोग उसको किडनैप करने की कोशिश करेंगे, माता पिता से उसके दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, मर्डर किया जाएगा, किडनी निकाली जाएगी, है ना। तो 4 जून को मनाया जाता है बच्चों के खिलाफ आक्रामकता ना हो, लोग आक्रामकता करेंगे तो आक्रामकता का शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे। ठीक है, और फिर 7 जून को क्या मनाया जाएगा, 5 जून को एनवायरमेंट डे है, वो तो तुम्हें पता ही है। 7 जून को क्या मनाया जाएगा, अब इन बच्चों को हमको बचा के रखना, उनको खाद्य सुरक्षा भी प्रोवाइड करनी है, इनको अच्छा खाना मिले जिससे ये स्वस्थ रहें। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। इतनी बातें हमको याद रखनी है। अगला प्रश्न, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था भैया, जेट इंजन, जेट इंजन, जेट इंजन। विकल्प है रोजन बेकर, सर फ्रैंक विटल, जेम्स वॉट, लुइस एडिसन वाटरमैन। बताओ भैया, जल्दी बताओ किसने इसका आविष्कार किया था, जल्दी बताओ। देखो, ऐसे तो जेट इंजन का आविष्कार जर्मनी के फ्रैंक वॉन ओहेन को जाता है, लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने जो जेट इंजन बनाया था वो 1930 में बनाया था। ठीक, अच्छा, बना के उन्होंने खाली छोड़, अच्छा अभी इस पे रुक जाओ, अभी इस पे रुक जाओ। देखो, अभी फिलहाल इतनी बात समझो कि जेट इंजन का आविष्कार पहली बार किसने किया था, इन्होंने किया था, फ्रैंक विटल ने किया था, फ्रैंक विटल ने। लेकिन ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जेट इंजन, चालू जेट इंजन का, है ना, एक्टिव जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, इन्होंने बना तो दिया था पर वो वहीं पड़ा रहा था। एक्टिव जेट इंजन का आविष्कार वॉन्स ओहेन ने किया था। किसने किया था, वॉन्स ओहेन ने किया था, जर्मनी के साइंटिस्ट थे। अभी देखो बात क्या थी कि जो फ्रैंक विटल ने जेट इंजन बनाया था 1930 में बनाया, लेकिन ये खाली पड़ा रहा। 1941 में ये गए कि इसके अधिकार लेने गए, है ना, इसका पेटेंट लेने गए, उसके बाद इस पर काम हो गया, लेकिन तब तक वॉन सोहेन ने जेट इंजन बना दिया। तो एक्टिव जेट इंजन वॉन सोहेन ने बनाया था, लेकिन असल में आविष्कार फ्रैंक विटल को श्रेय जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। सोशल मीडिया, कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का क्या मतलब होता है, देखो, मैंने एक कंपनी बनाई, अब उसमें पूरी तरीके से मेरा पैसा लगा है, मेरे पापा का पैसा लगा है, मेरे दोस्तों का लगा है, ठीक है,
अच्छा, फिर क्या होगा जब कंपनी बड़ी हो जाएगी और हमें कंपनी की और ब्रांच खोलनी है और शाखाएं खोलनी है, उसके लिए हमको और पैसा चाहिए, तो हम जनता के पास जाएंगे और हम जनता से कहेंगे कि हम अपनी कंपनी के 50% हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो आप लोग ये हिस्सेदारी खरीदिए। तो कोई 1% खरीद लेगा, कोई 2%, इसी को बोलते हैं शेयर, है ना। तो जिस कीमत में खरीदेगा वो पैसा हमको मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो जब हम जनता के पास पैसा लेने आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक लिस्टेड कंपनी। तब हम पब्लिकली लिस्ट हो जाते हैं। तो किस कंपनी के शेयर पब्लिक के पास है? भैया ट्विटर के हैं, बिल्कुल हैं जी सर। फेसबुक हाँ, वीबो हाँ, कोरा के नहीं है। ठीक है, तो कोरा इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? इसकी एक ट्रिक है, इसको याद कर लो। मार 36 ओम। क्या है? मार 36 ओम, है ना। हाँ, ओम को 36 बार मारो नहीं। देखो तुम मरने से बच जाओगे अगर 36 बार ओम का नाम लोगे। ठीक है, तो माँ से क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। पहले नंबर पर क्या हो गया? एमपी हो गया। ठीक है, फिर आर से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया दूसरे नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर क्या हो गया? 36 से हो गया छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। चौथे नंबर पर हो गया उड़ीसा। ठीक है, और पांचवें नंबर पर क्या हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो चौथे पर उड़ीसा, पांचवें पर महाराष्ट्र। इस बात को याद रखना, ये 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र अवस्थित है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? क्या है भैया? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा इनमें से क्या है? यूरो चलता है। यूरो। यूरो क्या होता है? यूरो तो और भी देशों में चलता है। हाँ देखो, यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप के महाद्वीप में कई देश हैं, जैसे फिनलैंड है, फ्रांस है ना, जर्मनी है। तो इन सारे देशों ने मिलकर के एक संयुक्त रूप से एक ग्रुप बना लिया है। उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के जितने भी देश हैं उनकी एक कॉमन करेंसी है जिसको हम लोग यूरो बोलते हैं। तो फिनलैंड में भी यूरो चलती है। अच्छा, डॉलर कहां पर चलती है? मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की करेंसी है। इसके अलावा अन्य देशों में भी चलती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलती है, लेकिन डॉलर मुख्य रूप से अमेरिका की करेंसी है। पाउंड कहां चलता है? ये ब्रिटेन में चलता है। कहां पर चलता है? ब्रिटेन में। ठीक है, और रियाल कहां चलता है? रियाल सऊदी अरब में चलता है। आप कंफ्यूज मत होना रियाल और रियाद में। रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन, रेडक्लिफ, मेडिसन या डूरंड रेखा। देखो, रेड क्लिफ लाइन, भारत में जब भारत आजाद हो रहा था तो भारत को पार्टीशन की भी विभीषिका झेलनी थी, है ना। हम सभी जानते हैं कि भारत को विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी थी अपने साथ। आजाद होने के साथ भारत के दुनिया के मानचित्र पर 2 देशों का जन्म हुआ, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी आया, जिसका नाम क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी आया, उसका नाम क्या था? सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम था? सिरिल रेडक्लिफ। उसके नाम पर रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया और सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? 2 हो गया, है ना। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करती है। किसके बीच में? भारत व चीन के बीच में करती है, इतनी बात याद रखना। अगर हम मेडिसन लाइन की बात करें तो ये कनाडा, किसके? कनाडा और यूएस के बीच में सीमा निर्धारण करती है। कनाडा व अमेरिका के बीच में सीमा निर्धारण करती है। अच्छा, इसके बाद डूरंड रेखा देखो डूरंड रेखा असल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में बनी थी और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। जैसे ये देखो, यहां पर देखो, ध्यान से देखो, जैसे ये भारत और पहले भारत और पाकिस्तान एक ही में थे और यहां पर अफगानिस्तान हुआ करता था। ये क्या हुआ करता था? ये अफगानिस्तान हुआ करता था, ये इंडिया हुआ करता था। तो डूरंड रेखा जब खींची गई, ध्यान से देखो, जब डूरंड रेखा खींची गई तो ये खींची गई, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण कर रही थी। लेकिन बाद में यहां पर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान तो बाद में बना ना, तो ये सीमा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करती है, इतनी बात याद रखना। तो डूरंड रेखा असल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण करती थी, लेकिन बाद में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करने लगी। इतनी बात को याद रखना, ठीक है। अफगान व पाकिस्तान, इतनी बात याद रखना, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की, है ना। उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? प्योंगयांग है, इतनी बात याद रखो। फिर और देश यहां पर है। मालदीव की राजधानी क्या है भैया? मालदीव की माले है। मंगोलिया की क्या है? उलन बाटार है। क्या है? उलन बाटार है। मलेशिया की क्या है? कुआला लंपुर है। क्या है? कुआला लंपुर है, इतनी बात याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क बिल्कुल है, मिनेसोटा बिल्कुल है। मिनेसोटा एक ऐसा राज्य है जहां पर स्त्री और पुरुष के अंडरगारमेंट एक ही, तुम उस पर तार पर नहीं सुखा सकते हो, ये क्राइम है, ठीक है। फिर लुजियाना बिल्कुल है भाई, लुजियाना भी प्रांत है। अटलांटा नहीं है, अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है, वहां पर प्रांत बोला जाता है, राज्य नहीं बोला जाता है, ठीक है। यहां पर तुमसे पूछ लिया, अटलांटा असल में जॉर्जिया राज्य है अमेरिका में, ठीक है। जॉर्जिया राज्य है और जॉर्जिया की राजधानी है अटलांटा। जॉर्जिया की राजधानी होने के साथ ही अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अमेरिका का सबसे ज्यादा
आबादी वाला शहर भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंस हैं इसकी, इतनी बात याद रहेगी, बिल्कुल रहनी चाहिए। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? अब देखो ये भारत है, ठीक है, भारत में यहाँ छोटा सा केरल राज्य है, ध्यान से देखो, ये भारत का नीचे समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर श्रीलंका बना हुआ है, तो भारत के नीचे यहाँ पर तुम देखोगे जब ये केरल राज्य है, ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो थोड़ी दूर पर यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह बने हुए हैं, इन्हीं को लक्षद्वीप समूह बोलते हैं। यहाँ पर जो लोग आके बसे वो केरल से आकर के बसे, और केरल में जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है, इसलिए लक्षद्वीप के लोग मलयालम तो बोलते ही हैं। दूसरी भाषा वो लोग महल बोलते हैं, ठीक है, महल को माही भाषा भी बोलते हैं। ये पुरानी सिंहली के समान है। सिंहली कहाँ? श्रीलंका में बोली जाती थी। तो श्रीलंका के लोग भी यहाँ पर बसे आके। तो लोग कहाँ से आए? एक तो लक्षद्वीप से आकर के बसे, और दूसरा केरल से आके बसे, और श्रीलंका से आए। तो इस वजह से दोनों भाषाएं, श्रीलंका की पुरानी सिंहली और यहाँ की मलयालम यहाँ पर बोली जाती है। पुरानी सिंहली को माही या महल भाषा बोलते हैं, इतनी बात याद रखना। अगला प्रश्न क्या है? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताना है जो तीसरे छत्रपति थे। पहले छत्रपति कौन थे? ये तो शिवाजी स्वयं थे, ठीक है। दूसरे छत्रपति का क्या नाम था? संभाजी थे, ये शिवाजी के पुत्र थे। और तीसरे छत्रपति कौन थे? ये सबसे छोटे बेटे थे शिवाजी के, इनका नाम था राजा राम। इतनी बात याद रख लेना, ठीक है। तो राजा राम इसका सही जवाब हो गया, ठीक। शाहू जी दूसरे थे, संभाजी दूसरे थे, साहू जी पांचवे थे, ठीक है, पांचवे थे। बाजीराव ये पेशवा थे, ये छत्रपति नहीं थे। पेशवा क्या होता था? पेशवा होता था छत्रपति का प्रधानमंत्री, जो बाद में बहुत ताकतवर हो गया था। अगला प्रश्न देखो, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। किसकी बात हो रही है जो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? पुलिकली, राउतनाच, डालू कुनीता या घुमरा? जल्दी बताओ, पुलिकली, राउतनाच, डालू कुनीता या घुमरा? देखो सबसे पहले तो पुलिकली में आओ। जितने भी कली वाले नृत्य हैं ना, कथकली, पुलिकली, ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? केरल में मनाए जाते हैं। और जब फसल कटती है ना, तो उस समय ओणम त्योहार मनाया जाता है केरल में, फसल की कटाई से संबंधित है। तो उसको एंजॉय करने के लिए ये नृत्य किया जाता है, ठीक है, केरल के लोगों द्वारा। राउत नाच कहाँ का नृत्य है? ये राउत नाच यादवों द्वारा किया जाता है। कहाँ, किसके द्वारा किया जाता है? यादवों के द्वारा किया जाता है, और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में किससे संबंधित है? ये है देव उत्थानी एकादशी से। देव उत्थानी एकादशी, देखो इसके बारे में समझते हैं। देव उत्थानी एकादशी, ठीक है, उत्थानी या फिर उठानी दोनों ही बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, ऐसा माना, तुम देखोगे कि भारत में ज़्यादातर शादियाँ उत्तर भारत में ठंडियों में होती हैं, उसके पहले गर्मियों में होती हैं। ये जो बीच का समय होता है ना, जून से लेकर के नवंबर दिसंबर तक का, इस बीच कोई शादी नहीं होती है, क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवता सो रहे होते हैं, इस बीच तो शादी नहीं होती है, ठीक है। तो देवता देवोत्थानी एकादशी वाले दिन उठ जाते हैं, और इस वजह से यह दिन शादी के लिए ठीक माना जाता है। राउतनाथ इससे संबंधित है। डालू कुनीथा नामक नृत्य कहां पर किया जाता है? यह कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य है। किसका है? कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। यहां पर बीरालिंगेश्वर की पूजा होती है, जो भगवान शिव का एक रूप माना जाता है, ठीक है, इतना याद रखना। घुमरा नृत्य जो है ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। कहां पर? कालाहांडी जिला, उड़ीसा, ठीक है। कालाहांडी जिला किस मेटल के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो घुमरा लोक नृत्य की श्रेणी में है, उड़ीसा के कालाहांडी जिले का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये बजट के प्रश्न तो छोड़ देते हैं, अभी करंट अफेयर्स के प्रश्न, इस बार के करंट अफेयर्स अलग से हम करेंगे। अगला प्रश्न देखो, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में इंडोनेशिया और किस देश के बाद तीसरे स्थान पर है? पहले पर वो देश है, फिर इंडोनेशिया है। देखो बेटा, ये प्रश्न 2019 का है। 2019 में फिलीपींस जो था, ठीक है, ये पहले नंबर पर था, ठीक है, फिर इंडोनेशिया आता था और फिर भारत आता था, ठीक। तो लेकिन अभी भी टॉप 3 में यही देश है, लेकिन इसका क्रम बदल गया है। अब पहले 2024 का डेटा मैं बता रहा हूं, 2024 में फर्स्ट नंबर पर कौन आ गया है? फर्स्ट नंबर पर आ चुका है इंडोनेशिया। पहले फिलीपींस था, अब इंडोनेशिया आ चुका है, ठीक है। अब बाकी कौन है? भारत अपने तीसरे नंबर पर ही बना हुआ है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? दूसरे पर फिलीपींस आ चुका है, और भारत अपने तीसरे नंबर पर बना हुआ है। थर्ड कौन है? भारत ही है, ठीक है। इतनी बात हमको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कितनी महिलाएं थी? बेटा कुल मिलाकर के 15 महिलाएं थी, इतना याद रखना, ठीक है। 2 साल 2 वर्ष 11 दिन और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में, ठीक। अच्छा, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो चुका था। इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अपना लिया गया था, इस दिन अडॉप्ट कर लिया गया था, अपनाया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इतनी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने करी थी? काकोरी लूटपाट की कल्पना, ये जो प्लान था काकोरी ट्रेन में डकैती की जाएगी, ये किसका था? देखो असल में क्या हुआ था, एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ से
है ना, जो काकोरी नामक ग्राम से होकर के गुजरती है, वो लखनऊ से जा रही थी और लखनऊ के पास ही काकोरी नामक एक ग्राम है। उस समय भारत के कुछ क्रांतिकारी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल और बनवारी लाल, चाहो तो इनके नाम कहीं पर लिख लो, ये लोग शामिल थे और इन्होंने इस ट्रेन में डकैती करी। ठीक, बाद में क्या हुआ, एक साथी के धोखे की वजह से ये लोग पकड़े गए और इसमें से 3 लोगों को मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया। कौन कौन? एक अशफाक उल्लाह खान, दूसरा ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह, ठीक है, तीसरा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। तीनों लोगों को अलग अलग जगह फांसी दी गई। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर दी गई? गोरखपुर में फांसी दी गई। कहां पर दी गई? गोरखपुर में। वहीं पर अगर हम बात करें ठाकुर रोशन सिंह की, ठीक है, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई कहां? नैनी जेल में। नैनी जेल कहां पर है? इलाहाबाद में है, ठीक है। और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में फांसी दी गई। कहां दी गई? फैजाबाद में, ठीक। इतनी बातें याद रखना। इसका सही जवाब अशफाक उल्लाह खान है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से क्या है? बगरू प्रिंट होता है कपड़ों पर, राजस्थान इसके प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, ठीक है, बगरू प्रिंट के लिए, ठीक। फिर अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न छोड़ दो, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये अभी करंट अफेयर्स की क्लास में तुमको कराया जाएगा। पिछला प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, तो उसका अभी कोई मतलब नहीं रह जाता। हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा द्वारा बनाया गया था? तो इसका जवाब है सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के महाराजा थे, उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान किससे संबंधित है? भैया तराइन के 2 युद्ध के लिए इनको याद किया जाता है। तराइन का युद्ध, ठीक है, तराइन के 2 युद्ध इन्होंने लड़े थे। कौन कौन से लड़े थे? प्रथम 2 युद्ध हुए थे, एक प्रथम हुआ था, ठीक है, और एक द्वितीय हुआ था, ठीक, द्वितीय। और दोनों ही युद्ध इन्होंने किसके साथ लड़े थे? तराइन का युद्ध किसके साथ हुए थे? किसी बच्चे को पता है तो बताओ भैया। ये हुए थे मोहम्मद गौरी के साथ। किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी, ठीक, दोनों मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में हारे थे, ठीक है। पहले युद्ध में विजयी हुए थे और दूसरे युद्ध में इनको हार मिली थी और इसी के साथ भारत में मुसलमानों का शासन शुरू हो गया था, ठीक है। पहले युद्ध में विजयी, दूसरे युद्ध में हार, ठीक है। राय बुलार भाटी एक मुस्लिम राजपूत रूलर थे जिन्होंने बाद में गुरु नानक देव से प्रभावित होकर उनका अनुयायी बनना स्वीकार किया। रानी पद्मिनी कौन है? वही पद्मावती जिनके ऊपर पद्मावत नाम की कथा लिखी है। किसके द्वारा? पद्मावत नाम का महाकाव्य लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और इस पर एक पिक्चर भी बनी है जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने काम किया है। ये 13वीं और 14वीं शताब्दी में ऐसा माना जाता है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय एक राजपूत रानी थी, ठीक है। चलो, किसकी? सिसोदिया वंश की, ठीक है। चलो, सिसोदिया वंश के राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ऐसा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? देखो, ये आज भी 2019 का क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स का होने के बावजूद मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये आज भी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और ये पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। कहां से? पुर्तगाल से संबंध रखते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी। चलो, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच में खेला गया था? भैया T20 मैच था, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में। इतना रखो। एक प्रश्न और देख लेते हैं जो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, इसके बाद हम आज की क्लास को विराम देते हैं। 2022 का एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या मलेशिया? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर। देखो, 2022 नहीं है, 2023 है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रिंट हो गया है। हांगझू चाइना में ये एशियन खेल हुए थे, ठीक। तुमको ये देखना है, तुम बच्चों को ये कमेंट करना है कि भारत का मेडल टैली में कौन सा स्थान रहा। हांगझू चीन में हुए थे। भारत कौन से नंबर पर मेडल जीतने वाला देश रहा, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की क्लास में इतनी बातें पर्याप्त रहेंगी। मैं एक और क्लास लेकर के आऊंगा कल 6 बजे सामान्य अध्ययन विषय की। आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में।